हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में एनएसडीएल आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों कल के दिन यानी 6 अगस्त को याद रखिएगा एनएसडीएल लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो किस प्रकार की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है इस आईपीओ की, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों एनएसडीएल का आईपीओ कल लिस्ट होने वाला है। सबसे पहले तो अगर आपको मिला तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। 2 रुपये की फेस वैल्यू थी इस आईपीओ की। 800 रुपये का याद रखिएगा आपको एक शेयर मिलता हुआ दिखा है। 18 शेयर्स मिले आपको एक लॉट के अंदर। अगर आपको एचएनआई लॉट लगाए तो डेफिनेटली ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। अब जब भी दोस्तों हम आईपीओ के लिस्टिंग की बात करते हैं तो पहले तो हम ये देखते हैं कि वो आईपीओ था किस प्रकार का, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ था एक पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल। 4000 करोड़ का दोस्तों ये इशू था और पूरा का पूरा 4011 करोड़ का पूरा दोस्तों एक ओएफएस था। यानी एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी के अंदर पैसा नहीं जाने वाला है। अब ओएफएस को दोस्तों एक नेगेटिव तौर पर क्यों लिया जाता है? बिकॉज ओएफएस का मतलब ये है कि कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है। जो कंपनी के निवेशक है वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, अपना हिस्सा बेच रहे हैं ताकि उनको पैसा मिले। तो होता क्या है, देखिए ओएफएस को इसलिए बुरा मान जाता है, उसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी को क्योंकि कोई ग्रोथ के लिए पैसा नहीं चाहिए, प्रमोटर अपना माल बेच रहा है या फिर जो भी निवेशक है वो अपना माल बेच रहा है, तो हो सकता है कि वो जो वैल्यूएशन है उसको हाई रखे, राइट, उसको कम ना रखे, हाई रखे। जिसके कारण होगा क्या कि जो वैल्यूएशन है जब ऊपर रहेगी तो फिर आगे प्रीमियम यानी आगे जो लिस्टिंग गेन का जगह है वो ज़्यादा नहीं बचती, तो इसलिए हमेशा नेगेटिव माना जाता है। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं हमेशा दोस्तों आईपीओ की लिस्टिंग में, वो होता है कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो सब्सक्रिप्शन तो कंपनी को काफ़ी शानदार मिला, जिसमें क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 104 गुना सब्सक्राइब होती है। क्यूआईबी की तरफ से 83,000 करोड़ रुपीस हमको आते हुए दिखे, विच इज़ क्वाइट ह्यूज। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला हमको एचएनआई से करीबन 34.98 टाइम्स का 21,000 करोड़ रुपए का। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बेहद शानदार तरीके का सब्सक्रिप्शन आया। इसके अलावा जो रिटेल पोर्शन था वो 7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, करीबन 10,000 करोड़ रुपए हमको रिटेल की तरफ से आते हुए दिखे। एम्प्लॉइज़ ने 15 गुना सब्सक्राइब किया, तो कुल मिलाकर 41 टाइम्स याद रखिएगा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ विद इन 3 डेज और कंपनी को 1,15,000 करोड़ रुपए रिसीव हुए। यानी जो सेकंड पॉइंट है सब्सक्रिप्शन का, वो तो कंपनी बहुत अच्छे से टिक करती है। क्यों? बिकॉज कंपनी को एक बहुत ही मैसिव सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं मिलता हुआ दिखाए फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज, भले वो क्यूआईबी हो, एचएनआई हो या फिर रिटेल कैटेगरी हो, इवन एम्प्लॉयज़ भी, राइट। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स किस प्रकार के। तो अगर आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो लगातार आपको नजर आएगा कि डेफिनेटली एक ग्रोथ तो दिख रही है। जैसे कि 1100 करोड़ का रेवेन्यू था एफआई 23 में, फिर 1365 करोड़ का रेवेन्यू था एफआई 24 में, और एफआई 25 में वो रेवेन्यू बढ़कर 1535 करोड़ हो गया। यानी आप लगातार देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। एफआई 24 से 25 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू करीबन 12% की दर से बढ़ता हुआ दिखा। वहीं मुनाफा कंपनी का अगर आप देखेंगे तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे 234 करोड़ का मुनाफा था एफआई 23 में, देन एफआई 24 में वो 275 करोड़ का हुआ, तो उसके अगले साल दोस्तों वो 343 करोड़ का हो गया। यहाँ से अगर एफआई 24 से 25 की बात करता हूँ तो ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट में ऑफ क्लोज टू 25%। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। बोरिंग्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी पे है नहीं, एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस है करीबन 232 करोड़ का। इसीलिए अगर आप कंपनी के रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 17% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22% का, पैट मार्जिन है 22.35% का, इबिटा मार्जिन है 24% के लगभग का, राइट। तो ये काफ़ी आपको अच्छे नंबर्स देखने को मिलते हैं। अब लिस्टिंग प्लान से पहले दोस्तों कुछ और बातें आपको कंपनी की बता देता हूँ। अगर आपको याद रखिएगा एक लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना है तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कंपनी के बारे में। देन हम सीधा बात करेंगे किस पे कि क्या करना चाहिए, मतलब क्या होता हुआ नजर आएगा लिस्टिंग पे। सो फ्रेंड्स, एनएसडीएल, ये बात ध्यान रखिएगा, एनएसडीएल भारत की ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है, राइट। भले आप इसको देखेंगे इन टर्म्स ऑफ जो कंपनी के नंबर ऑफ इशूज़ है, राइट। इसके अलावा जो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स है और मार्केट शेयर अगर आप डीमैट वैल्यू में देखेंगे तो कंपनी का जो ओवरऑल सेटलमेंट वॉल्यूम है और जो वैल्यू ये होल्ड करते हैं इन द कस्टडी, राइट, वो अपने आप में आपको काफ़ी बड़ा नजर आता है। तो ये बात ध्यान रखिए, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट डिपॉजिटरी कंपनी के पास दोस्तों करंट जो नेटवर्क है याद रखिएगा 65,391 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स सर्विस सेंटर्स का याद रखिएगा कंपनी के पास नेटवर्क आपको देखने को मिल जाता है। और 3.95 करोड़ डीमैट अकाउंट्स याद रखिएगा कंपनी के पास है, जिसमें ऑलमोस्ट बताया जाता है कि 294 के आसपास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है। कंपनी के अगर आप देखेंगे दो मेजर सब्सिडरीज है, राइट। कौन कौन सी वो सब्सिडरीज है? पहली तो है दोस्तों एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक और दूसरी है एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इससे कंपनी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का याद रखिएगा कि जैसे मैंने बताया जो पेमेंट्स बैंक है या फिर ओवरऑल आप बैंकिंग सर्विसेज का जो रेवेन्यू देखेंगे, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है एनएसडीएल के अंदर और सीडीएसएल के अंदर। सीडीएसएल का मेजरली रेवेन्यू आता है डिपॉजिटरी से, राइट।
लेकिन एनएसडीएल में ऐसी बात नहीं है। एनएसडीएल का दोस्तों मेजर रेवेन्यू जो आता है वो बैंकिंग सर्विसेज से आता है, जो करीबन 50.69% है। जो डिपॉजिटरी का कंपनी का रेवेन्यू है, याद रखिएगा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो 100% रेवेन्यू आप देखते हैं तो उसमें से 43.6% के आसपास याद रखिएगा डिपॉजिटरी से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, और बाकी का जो बचा हुआ रेवेन्यू है वो डेटाबेस मैनेजमेंट से। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो इनका बैंकिंग सर्विसेज का पूरा बिजनेस है ये इनका मेजर चंक है, ना कि डिपॉजिटरी। और ये बात ध्यान रखिए, बैंकिंग सर्विसेज का मतलब है एनएसडीएल जो पूरा पेमेंट बैंक है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इतनी इंपॉर्टेंट सब्सिडरी एनएसडीएल की जो कितना 50% रेवेन्यू से ज़्यादा जनरेट कर रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों आप एनएसडीएल और सीडीएसएल को अगर देखते हैं तो क्या मेजर अंतर है इनके अंदर। कंपनी के याद रखिएगा अलग अलग बिजनेसेस है, जैसे कि एक डिपॉजिटरी का है, दूसरा है जो की प्रोडक्ट और सर्विसेज में देखिए जैसे कि आ जाता है इंटरनेट बेस्ड डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट, इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन, इजी एक्सेस एंड डिलीवरी, ई वोटिंग, ई एजीएम, ये याद रखिएगा कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो एंसिलरी प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडेड, जिसमें देखिए कंपनी डिजिटल लोन देती है इनकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट, एफपीआई मॉनिटर है, डैन है यानी डिपॉजिटरी अकाउंट वैलिडेशन, म्यूचुअल फंड रिडम्पशन एपीआई है, और एक और है कंपनी का जो बिजनेस है जिसमें देखिए डीमैट गेटवे, राइट, जिसमें आप एक वर्ड सुनते होंगे ईडीआईएस। इसके अलावा सिक्योरिटीज़ एंड कोवेनेंट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, टैक्स सर्विसेज, सिक्योरिटी ब्लॉक मैकेनिज्म, ये सारा दोस्तों याद रखिए कंपनी का एक बिजनेस वर्टिकल। तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसा मैंने बताया कि कंपनी का इस प्रकार का दोस्तों बिजनेस है। सो अब आते हैं कि कहाँ पे लिस्टिंग होने की संभावना है। देखिए 800 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 18 शेयर आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, रेवेन्यू 1500 करोड़ के आसपास का है, 343 करोड़ का प्रॉफिट है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपने देखा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपने देखा, प्राइस टू अर्निंग है 46.63 का, याद रखिएगा कंपनी का। अब होता क्या है कि इसको कंपेयर किया जाता है विद सीडीएसएल जो ट्रेड करता है अबाव 60 के पी पे। सो क्या सीडीएसएल से कंपेयर करना सही है? जैसे मैंने बताया कि देखिए सीडीएसएल का मेजर रेवेन्यू जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो आप बात ध्यान रखिए, आ रहा है फ्रॉम डिपॉजिटरी, और इसका जो मेजर रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम बैंकिंग सर्विसेज। डिपॉजिटरी है अपने आप में 43% आ रहा है, बट सीडीएसएल का तो बिजनेस ही याद रखिएगा वो है। तो हो सकता है कि सीडीएसएल हमेशा दोस्तों एनएसडीएल से एक प्रीमियम ट्रेड करे, क्योंकि वो डिपॉजिटरी वाला बिजनेस है, राइट, हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, लेकिन इनका जो एक बिजनेस है बैंकिंग वाला वो उतना हाई मार्जिन वाला बिजनेस नहीं है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर एनएसडीएल कम प्रीमियम पे ट्रेड करता है विद सीडीएसएल तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। बट लिस्टिंग कहाँ हो सकती है? मेरे हिसाब से दोस्तों लिस्टिंग इस आईपीओ की देखने को मिलेगी अराउंड 920 टू 950 के बीच में। अच्छी लिस्टिंग होने के अनुमान है, जो ग्रे मार्केट करंटली चल रहा है उसके आसपास ही लिस्टिंग होती हुई दिखेगी, ऐसा मेरा मानना है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या इसको लंबी अवधि के लिए अपना निवेश में रख सकते हैं, तो आई थिंक कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना पड़ेगा। आई थिंक इस वैल्यूएशन पे कंपनी फुली प्राइस हो जाएगी, फिर और आगे बढ़ने की जगह मुझे नहीं लगती है ऑनेस्टली। रीज़न क्या है? जैसा मैंने बताया, बिकॉज जो बिजनेस वर्टिकल कंपनी का है उस हिसाब से अगर आप वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे तो वो भी ऐसा लगता है कि थोड़े से प्रीमियम पे याद रखिएगा फिर इसकी वैल्यूएशन रहेगी। तो ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पर कंपनी की जो वैल्यूएशन है कल लिस्टिंग के बाद वो फुली प्राइस हो जाएगी, उसके बाद और वैल्यूएशन एक्सपांशन देखने को मिले इसकी संभावना बहुत कम लगती है। फिर वही है कि कंपनी फाइनेंशियल्स अपने लगातार बढ़िया रिपोर्ट करते रहे तो बाजार याद रखिएगा ऊपर ले जाता रहेगा। बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि देखिए यहाँ पर वैल्यूएशंस में जगह बचेगी कि इस लिस्टिंग के बाद भी मैं कहूँ कि नहीं यहाँ से और 15-20% ऊपर चल जाएगा। ये कहना अपने आप में बहुत ज़्यादा गलत होगा। तो ये दोस्तों मेरा व्यू है, होपफुली आपको व्यू समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग बताइए आपका क्या व्यू है, क्या 920 से 950 के बीच में लिस्ट होगा, या फिर आपको लगता है कि 950 के पार जाएगा, या फिर आपको लगता है कि 900 से भी कम की लिस्टिंग होगी? बताइए जो भी आपका व्यू है कमेंट सेक्शन में। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।